भाई आपका सड़ू दोस्त आ रहा है क्या? अबरेश आकिब को कॉल पर बात करते सुन चुकी थी। हाँ, और वो सड़ू नहीं है। आकिब बोला, हाँ पिछली बार देखा था क्या क्या बोल के गया था, देख लूंगी उन्हें मैं। वो उसे सबक सिखाने का इरादा करके पलटी। आकिब ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। अबरेश के दिमाग में प्लान आया जिस पर उसने फ़ौरन अमल किया। अब सिर्फ आकिब के बचपन के दोस्त हुनैन का इंतज़ार था। दरवाजे को उसने आधा खुला छोड़कर पानी प्लास्टिक के कटोरे में भरकर उस पर रख दिया था। वो वहीं उस पर पानी गिरने का नज़ारा देखने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। 5 मिनट बाद ही हनैन दरवाज़ा आधा खुला देखकर जैसे अंदर आने लगा, कटोरा उस पर गिर गया। उसके आसमानी रंग रंग की शर्ट और चेहरा पानी से तर हो गया। ये तुमने क्या किया है? वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। नहीं तो, वो आंखें पटपटाकर बोली। इतने में आकिब कमरे से बाहर आ गया। उसकी ये हालत देखते वो अबरिश की जानिब मुड़ा। ये क्या हरकत है? कोई मेहमान के साथ ऐसा करता है? भाई कराची में बारिशें बहुत हो रही हैं, जब ये भीग गए हैं। उसकी भोली सूरत देखते आकिब ने खुद को कुछ कहने से बाज रखा। तुम अपनी बहन को कुछ नहीं कह रहे आकिब? अगर ये मेरे घर में होती तो मैं सीधा कर देता। वो दांत पीस कर बोला। बच्ची है नैन, जाने दो। और तुम अबरिश सॉरी करो भाई। मैं सॉरी करूँ? वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोली। मगर आकिब के तासरात संजीदा थे। उसने सॉरी कह दिया और मुंह बुलाकर किचन में चली गई। तुम आओ मेरे साथ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। आकिब के चेहरे पर छाई संजीदगी उसे भी परेशानी में मुब्तला कर रही थी। वो दोनों आकिब के कमरे में आते काउच पर बैठे। मेरी जॉब कन्फर्म हो गई है दुबई में, मैं इस हफ्ते चला जाऊँगा। तुम खुद गर्ज हो रहे हो आकिब, अबरिश का क्या होगा? वो तुम्हारी बहन है और तुम उसे ऐसे छोड़कर जा रहे हो। हनैन ने उसे एहसास दिलाना चाहा जो अपनी बहन को छोड़कर अच्छी नौकरी मिलने की वजह से दुबई जा रहा था। मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा, इसकी शादी कर दूँगा। आकिब अब बैग में सामान डालते हुए बोला। मगर वो अभी सिर्फ 17 साल की। आकिब वो लब भींचकर हैरानी से बोले। मैं इसकी शादी ऐसे शख्स से करवाऊँगा जो उसका ख्याल रखेगा, यानी तुमसे। मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? अभी वो बातें कर ही रहते कि अबरिश चाय की ट्रे लेकर अंदर आई और टेबल पर रखकर भागी। तुम जानते हो इसमें कितना बचपना है? मैंने कभी ऐसी लाइफ पार्टनर नहीं सोची। वो मुझसे 15 साल छोटी है। खौफ करो कुछ। वो कतियत से बोला और चाय का कप उठाकर जैसे ही घूंट भरा उसके हलक में मिर्चें भर गईं। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। वो खांसने लगा। क्या हुआ? ठीक तो हो? तुम्हारी बहन इसमें मिर्चें मिला दी हैं। ऐसी आफत की परकाला से कौन शादी करेगा? वो पानी का गिलास एक सांस में चढ़ाते हुए बोला। तो अकब इतनी देर में पहली बार मुस्कुराया। वो शरारती है मगर दिल उसका आज भी बहुत साफ है। आज के ज़माने की लड़कियों जैसी नहीं है। अम्मा ने उसे हर चीज़ से दूर रखा है और अम्मा के इंतकाल को 2 साल हो गए। मैं इसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोच लो, अगर तुम अबरे से शादी नहीं करोगे तो सलीम भाई से मैं इसकी शादी करवा दूंगा। वो शायद खुद गर्ज हो रहा था। व्हाट? सलीम भाई जो तलाक याफ्ता है, मुझसे भी बड़े हैं। वो आकिब क्या हो गया तुम्हें? तुम नहीं मान रहे तो यही ऑप्शन है मेरे पास। अब मैंने बहुत उम्मीद से कहा था तुमसे, अगर तुम चाहो तो उससे निकाह कर लो। फिर जब मैं वापस आऊँगा तो ये वक्ती निकाह ख़त्म कर देंगे। निकाह कोई मजाक नहीं होता आकिब। उसने समझाना चाहा मगर आकिब कुछ समझने की हालत में नहीं था। तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो। ये महज चंद महीने की बात है। तुमसे ज़्यादा मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। मैं राज़ी हूँ। उसने फ़ैसला कर लिया बगैर अपने वालिदैन की रजामंदी जाने हाँ कर चुका था। बेटा, तुमने जो भी सोच कर ये फ़ैसला किया है तुम्हें इसे निभाना होगा। साजिदा बेगम बोली। अम्मी आप फ़िक्र मत करें, मैं इसका ख्याल रखूँगा। वो छोटी और तुम गुस्से के तेज़ हो। वो शायद बहुत सी बारीकियों से नाबुलंद होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर तुम अब जाओ, रिश्तेदार यहीं बैठे हैं। उन्होंने हनैन को कमरे में भेजा। हनैन जैसे कमरे में दाखिल हुआ उसे बेड पर चढ़ते देखकर हैरान रह गया। छिपकली, मैंने वहाँ छिपकली देखी है। वो बेड पर इधर से उधर चलते हुए चलाई। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो सामने दीवार पर छिपकली को चढ़ते पाया। अबरिश नीचे उतर। वो तुमसे बहुत दूर है, तुम्हें नहीं काटेगी। वो झंझलाया। वो उस वक्त मैं आराम की जरूरत थी। हनैन भाई बचाएं। वो मजीद चिल्लाई। जब हनैन को लगा कि वो उसकी बिल्कुल नहीं सुन रही तो बेड पर चढ़ा और एक हाथ उसके लबों पर रखते उसकी चीख दबाई। साजिदा बेगम और सारा उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब मत चीखना, देखता हूँ तुम्हें मैं ज़रा। वो नीचे उतरा और दरवाज़ा खोला। क्या हुआ बेटा? अबरिश ठीक तो है ना? साजिदा बेगम बोली। तो हनैन शर्मिंदा सा हुआ। जी अम्मी ठीक है बेटा, अभी वो मासूम है, तुम समझ रहे हो ना। उसकी माँ भी उसको अकल देने वाली उम्र में गुजर गई। उनकी बात सुनकर हनैन का चेहरा सुर्ख हुआ। जी अम्मी, मैं ख्याल रखूँगा। वो दरवाज़ा बंद करते उसकी जाने मुड़ा। तुम्हारी वजह से अम्मी पता नहीं मुझे क्या समझा रही हैं। ये चीखना चिल्लाना मत करना यहाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। पर छिपकली वो रूहान सी हुई, तुम इंसान हो, इसे मार देना। वो देखें वो वो रही छिपकली। बचाएं हनैन भाई। अबरिश उसके सीने से लगते हुए बोली। हनैन आज तक किसी सनफ नाजिक के करीब नहीं आया था मगर वो चीज़ से नाबुलंद उससे जुड़ी थी। क्या करूँ मैं इस छिपकली का? यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो झंझलाया। मैं नहीं करूँगी दोस्ती, आप इसे मारें वरना मैं चिल्लाऊंगी। उसने हनैन की शर्ट पर गिरफ्त मजबूत की। मेरी शर्ट छोड़ो और दूर होकर खड़ी हो। आप नहीं मारेंगे तो मुझे आंटी के रूम में जाने दे। वो दरवाज़ा खोलने लगी तो हनैन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और मेरी इजाज़त के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। उसे रोकने के बाद हनैन ने चप्पल उठाकर छिपकली का निशाना लगाया।
वो पहला इंसान था जो अपनी शादी की रात छिपकली मार रहा था, उसने उसका निशाना सीधा छिपकली पर लगा, वो नीचे गिरी। वाह, आप तो ग्रेट एक्सपर्ट हैं। उसकी लाश को भी ठिकाने लगाए, क्यों तुम्हें डर है कहीं ये जिंदा ना हो जाए? वो तंजिया बोला, मुझे उसकी आंखों से डर लग रहा है, तुम्हें इस वक्त सिर्फ मुझसे डरना चाहिए। इससे पहले मैं तुम्हें कोई सजा दूँ, सोने की तैयारी करो। उसकी शोलाबाज नज़रों के ज़ेर असर वो अपना लहंगा संभालती वॉशरूम में बंद हुई। जब चंद मिनटों बाद कोई आवाज़ नहीं आई तो हनैन ने उसे आवाज़ दी, मैं नहीं आ सकती बाहर, मुझे शर्म आ रही है। व्हाट अब्रिश, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे सोना और तुम बाहर निकलवा भी, वरना मैं चाबी से दरवाज़ा खोल दूंगा। उसकी खतरनाक धमकी सुनकर जैसे वो बाहर आई, हनैन की आंखें फटी की फटी रह गई। स्याह रंग की सिल्क की स्लीवलेस नाइटी उसके घुटनों से थोड़ी सी नीचे आ रही थी, जिसे वो हाथों से खींच खींच कर लंबा करने की कोशिश कर रही थी। ये क्या बेहुदा लिबास पहना है तुमने? वो दबा दबा चलाया। यहीं टंगा था वॉशरूम में, अम्मी ने कपड़े वॉशरूम में टांगे, आप अपनी आंखें बंद कर ले प्लीज़। उसकी नज़रें उठाने से इनकारी थी। जाओ अभी चेंज करो इसे। वो धाड़ा तो ब्रश अलमारी की जाने बड़ी, जहाँ का मद्दार कपड़े टंगे हुए थे। मैं ये पहन कर नहीं सो सकती प्लीज़। तो तुम इस लिबास में भी नहीं सो सकती, अभी के लिए तुम मेरा कोई ड्रेस पहन लो। उसने अलमारी से अपनी शर्ट और ट्राउज़र निकाल कर दिए तो अब्रिश झट से लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो बाहर आई तो हनैन ने गहरा सांस खारिज किया। अब्रिश की शर्ट और ट्राउज़र उसके साइज़ से बड़ा था, मगर नाइटी से बेहतर था। वो मज़े से बेड पर आकर बैठ गई। हनैन जैसे चीख कर आया, उसे बेड पर लेटा देखते ठटका। उसे लग रहा था एक रात में वो पागल हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे बेड पर? अम्मी ने कहा था कि आप सब चीज़ें शेयर करेंगे। वो मासूमियत से आंखें पटपटाकर बोली, ये पर मुझे शेयरिंग नहीं पसंद। इस कमरे में रहना तो जाओ, काउच पर सो जाओ। उसे हुक्म देते वो अपनी अपनी जगह पर लेट गया। अब्रिश ने अपना तकिया उठाया और काउच पर जाकर सो गए। दिल दिल में वो हनैन को बहुत कुछ सुना चुकी थी, मगर सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह बहुत रोशन थी। हनैन अपने मामूल के मुताबिक तैयार हो चुका था। उसने अब्रिश को देखते तासुफ से सर हिलाया, जिसका एक हाथ काउच से लटक रहा था। चादर भी ज़मीन पर पड़ी थी, मुंह खोल कर सो रही थी। नैन ने उसे झंझोड़ कर उठाया तो आवाज़ भागता सी थी, भाई कॉलेज नहीं जाना? वो बंद आंखों से बोली, 1 मिनट में नाश्ते के लिए नीचे आओ, वरना भूखी रहना सारा दिन। उसने अब्रिश के दोनों बाजू पकड़कर झंझोड़ा तो वो होश में आई। वो अपना हुक्म जारी करके जा चुका था। अब्रिश भूखी कच्ची थी जब ही पैरों में चप्पल डालकर बाहर आई। ये तुम चुड़ैल लग रही हो कसम से, सारा हंसते हुए बोली, इन दोनों की अच्छी दोस्ती, मुझे भूख लग रही है। वो कुर्सी घसीट कर हनैन के बराबर में बैठी तो उसका चेहरा सुर्ख हुआ। अब्रिश अब तक उसके कपड़ों में मलबूस थी। बेटा तुम तैयार होकर नहीं आई तो चलो कोई बात नहीं, पहले नाश्ता कर लो, भूख लग रही है ना तुम्हें? साजिदा बेगम ने उसे पुचकारते हुए पराठा उसकी प्लेट में रखा। भाई आपने तो एक ही दिन में इसे अपने रंग में रंग दिया। सारा बोली तो हनैन का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। जाओ जाकर चेंज करो। वो दोबारा दबा दबा चिल्लाया, बस करो हनैन, पहले नाश्ता करने दो इसे। साजिदा बेगम ने उसे डपटा। अब्रिश मज़े से नाश्ता करने लगी जबकि हनैन लब हिंच कर रह गया। आज साजिदा बेगम और अजीम साहब की फ़्लाइट थी। वो दोनों उम्रे पर जा रहे थे, ऐसे जा चुके थे। ऐसे में अब्रिश और सारा घर के किचन में मौजूद केक बनाने में मसरूफ़ थे। शट अप, क्या बदतमीज़ी मचाई है। वो किचन में काफ़ी बनाने दाखिल हुआ था, पर अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी देख कर कुछ लम्हे पत्थर हो गया था। अब्रिश जिससे 2 दिन पहले उसका निकाह हुआ था, वो उसकी बहन जो केक बना रही थी। वो केक बनाते बनाते लड़ने लगे थे। अचानक एक अंडा आकर उसके माथे पर फूटा था। जब वो बर्दाश्त खोता दहाड़ा, वो दोनों कम करस उसे देखने लगी। तो तुम दोनों इस वक्त मेरे कमरे में आओ। वो दांत पीस कर कहता अपने कमरे में गया। अच्छा खासा डांटते उसने जाने की इजाज़त दी थी, पर अब्रिश को रोक दिया था। अब्रिश उसके खौफ से कांपती थी। जब उसने अब्रिश को पास आने का इशारा किया था, तुम्हारा फेंका हुआ अंडा मेरे सर पर छूता। पहले तुम इसे साफ़ करो, फिर मैं तुम्हारी तबीयत साफ़ करूँगा। अब्रिश ने सब कुछ साफ़ किया, मगर उसकी सफाई के बाद बहुत कुछ बिखरा हुआ था। हनैन ने तासुब से किचन की हालत को देखा। तुम्हें मैंने पढ़ाई का कहा था, अब आगे कंटिन्यू कब करोगी? अभी तो हमारी शादी को 2 दिन हुए और इस हफ्ते में तुम्हारे पेपर्स शुरू हैं। क्या शादी शादी लगाया हुआ है? कल से तुम कॉलेज जा रही हो, पर अब तो शादी होगी, अब तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों, किस खुशी में शादी हुई है? कोई मार का सर अंजाम नहीं दिया, कल से तुम कॉलेज जाओगी। उसने हतमी अंदाज में कहा, पर मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? तुम्हारे बच्चे क्या हो गया है? वो हैरत से बोला, हाँ मेरे बच्चे, बिल्ली के बच्चे जो मैंने पाले हैं, 3 हैं पूरे। उसकी बात पर हनैन ने ताज्जुब से उसे देखा। अभी तो तुम खुद बच्ची हो, इसलिए अपनी पढ़ाई पर गौर करो। अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो मोबाइल भी बंद हो जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। अब्रिश दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। आज उनकी शादी को 2 हफ्ते होने वाले थे। हनैन के आने से पहले अब्रिश सो जाती थी, इसलिए उन दोनों का सामना कामी यही होता था। आज हनैन खिलाफ मामूल जल्दी आ गया था। अब्रिश खाना कहाँ है? वो दांत पीस कर बोला, वो तो मैंने बनवाया ही नहीं, आपको बता ही रही थी कि आज कुक नहीं आया है। फिर कॉल्स भी की मगर आपने उठाई नहीं। तुम खुद बना लेती कुछ। मुझे तो अंडा बनाना आता है, वो तो आपके मेहमान खाते नहीं। वो मज़े से चिप्स खाते हुए बोली, मैं ऑर्डर ही कर देता हूँ। उसने कान मिलाकर ऑर्डर दिया। कोई क्या कोई बहुत ज़रूरी मेहमान आ रहा है? उसे तशवीश हुई। हाँ मेरी कुलीग है। लफ्ज़ मेरी उसके कान खड़े हुए, मगर बोली कुछ नहीं। उसके जाते ही बारिश ने सारा को कॉल मिलाई। वो परेशानी में इधर उधर टहलने लगी। क्या हो गया था? कब से कॉल कर रही हो? क्यों उठाई नहीं? वो भड़की तो सारा ने उसे तसल्ली दी जल्द आने की। आज सारा की दोस्त की सालगिरह थी जिसमें वो गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की कोई कोलीग आ रही है, लड़की आ रही है, पता नहीं कौन है। वो परेशानी से नाखन कतरते हुए बोली, तो तुम उसे बता देना अच्छी तरह कि तुम हनैन भाई की असली बीवी हो। जल्दी से अच्छा सा तैयार हो और अच्छी बीवियों की तरह रहना। पर मुझे तो अच्छी बीवी बनना ही नहीं आता।
वो रूहानी सी उफ ड्रामों में तो देखा होगा ना, वही फॉलो करो। अब रखो मोबाइल और तैयारी करो, दिखा दो किसमें कितना दम है। सारा ने काल कट की तो इसमें भी जोश आ गया। उसने नफीस से काम वाला हनैन की शर्ट की मैचिंग वाला कमीज शलवार निकाला। वो फ़ौरन से हल्का सा मेकअप करके तैयार हो चुकी थी, बालों को खुला छोड़ दिया। इतनी देर में घंटी बजी तो हनैन ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही उसकी कोलीग सानिया खड़ी थी। सानिया ने शादी का प्रपोजल दिया था, पर अब वो इस बारे में सीरियस होना चाहता था, क्योंकि अब्रिश उसका ध्यान अपनी जाने मबजूल कर रही थी और वो उस बात से इनकारी था। सानिया अंदर आती उसके गले से लगी तो हनैन ने उसे ज़बरदस्ती पीछे किया। हनैन उसे लेकर लाउंज में ही बैठ चुका था। फिटिंग की टी शर्ट और जीन्स में मुलव्वस सानिया उससे जुड़कर बैठी होती है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वो मासूमियत से लाउंज में आते हुए बोली। हनैन ने हंसी जब्त की, जबकि सानिया तो लफ्ज़ आपी सुनकर ही तप चुकी थी। वालेकुम सलाम। तुम मुझे सानी बुला सकती हो? जी हानी बता रहे थे मुझे आपके बारे में। आ जाएँ खाना खा लें। उसने खाना टेबल पर रखते हुए कहा। सानिया ने ट्रे में से फ़िश निकाल कर हनैन की प्लेट में डाली। अब्रिश भी उसके बराबर में बैठ चुकी थी। आप भी ना हनी फ़िश नहीं खाते, उन्हें एलर्जी है। मैं उनके साथ ही रहती हूँ ना, मुझे पता है, मुस्कुरा कर कहते उसने हनैन के सामने से फ़िश वाली प्लेट उठाई और प्लेट में बिरयानी निकाल कर दी। हनैन के लिए उसके ये अंदाज नए थे। वो हैरानी से उसे देखने लगा। हनी लफ्ज़ सुनकर पानी पीते हनैन को फंदा सा लगा। अरे क्या हो गया, लगता क्या किसी की नज़र लगी? अब्रिश तिरछी निगाहों से सानिया को देखते हुए उसकी कमर सहलाते हुए बोली। वो क्या है ना, हम ज़्यादातर बातों में टाइम गुजार देते हैं, खाने पीने का वक्त ही नहीं मिलता। सानिया बोली तो अब्रिश ने आंखें घुमाई। ओह, मगर हनैन तो मेरे हाथ से पहला नवाला खाते हैं, वरना उनका खाना हजम नहीं होता। उसने चम्मच में चावल डालकर हनैन के लबों के पास किए तो नाचारा उसे खाना पड़ा। उसको तो हमारी बातों से फुर्सत नहीं होती, जब ही शायद इवेंट में आपसे नहीं मिलवाया। वो मुस्कुरा कर कहती हनैन के कंधे पर हाथ टिका कर बोली। सानिया लब भींच कर रह गई। अब्रिश ज़्यादा हो रहा है, ये छिछोरी हरकतें मत करो। वो अब्रिश के कान के पास बोला। मैं तो करूँगी, आपकी बीवी हूँ। वो भी अटल रही और उसकी प्लेट में कढ़ाई और कबाब भी रखे। अब्रिश ने चप्पल से पैर निकालकर उसके पैरों पर मसला। हनैन को पूरा जिस्म सनसना उठा। उसे अब्रिश से इस अमल की उम्मीद नहीं थी। हनैन ने मुस्कुराकर अब्रिश का हाथ जोर से दबाया तो वो चिल्लाई, क्या हो गया है? सानिया ने पूछा। कुछ नहीं, लगता है किसी कीड़े ने काट लिया। वो दांत पीस कर बोली। हनैन ने उसे घूर कर देखा। हनी, उसका लहजा मीठा था। अब्रिश, वो दांत पीस कर बोला। मुझे चलना चाहिए अब, मेरा पेट भी भर गया है और मम्मी मेरा वेट भी कर रही होंगी। सानिया उनकी मोहब्बत को देखकर जल कर उठी। अब्रिश दिल ही दिल में खुश हुई थी। अब्रिश की चालाकियों पर वो उसे घूरता रहा, मगर वह हनूज यूं ही उसे नज़रअंदाज करती रही। हनैन, मुझे छोड़ दोगे घर? सानिया बोली तो अब्रिश हनैन से पहले बोल पड़ी। मैं भी चलती हूँ। वो फ़ौरन से अपना पर्स ले आई। हनैन गाड़ी निकाल चुका था। अब्रिश फ़ौरन से फ्रंट सीट पर बैठ गई। नाचारा सानिया को पीछे बैठना पड़ा। अब्रिश पूरे रास्ते कुछ ना बोलती रही, कुछ ना बोलती रही, जबकि सानिया उनकी बातों पर चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तुमने मुझे वापस अप्रोच किया था हनैन, मैं पहले तुम में इंटरेस्टेड थी, मगर अब तुम शादीशुदा, इस बात को भी मैंने इग्नोर किया, पर अब तुम कैसे मुझे मना कर सकते हो? सानिया उस पर भड़की। वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वो कन्फ्यूज़ हो रहा था। अब्रिश के बारे में उसका दिल अलग लहर पर धड़कने लगा था, जब ही वो अभी कोई हतमी फैसला नहीं लेना चाहता था। देखो सानिया, मुझे भी वक्त दो थोड़ा। अभी अम्मी और अब्बू भी उम्रे पर गए, मुझे उनसे बात करनी है। मैं तुमसे मिलकर सब कुछ इसलिए डिस्कस कर लेना चाहता था। हनैन ने उसे समझाना था। देखो हनैन, तुम सब की फिक्र मत करो, सिर्फ अपना सोचो। वो बेवकूफ़ सी लड़की तुम्हारे साथ सूट नहीं करती। उसके तो आगे पीछे भी कोई पूछने वाला नहीं। भाई उसे मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है, मैं उसका सरपरस्त हूँ, तो उसके बारे में ऐसा मत कहो। तुम मुझे बता रहे हो कि उस लड़की के बारे में कैसे बात करूँ? तुम्हें उससे पीछा छुड़वाना था और अब तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। यू नो वट, मुझे लगता है तुम्हारा दिल उसकी कम उम्री पर आ चुका है। चाहो तो एक बार इस्तेमाल कर लो, मुझे कोई मसला नहीं, फिर छोड़ देना उसे। बस फाकियत से बोली। जहाँ नैन की बस हुई, उसने हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर जोर से मारा। चेहरे के तसरात या लख्त बदले। अब्रिश के बारे में एक लफ्ज़ गलत मत निकालना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। ज़बान संभाल कर बात करो। और उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा मैंने। उस लड़की के साथ वक्त गुजारना। अभी वो कह रही थी कि हनैन ने गुस्से में गिलास उठाकर ज़मीन पर फेंका। सानिया की सांस उसकी सुरख आंखें देखकर सीने में ही अटक गई। चुप, तुम जैसी औरत से मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अब्रिश मासूम है बहुत। इतना कहकर वो अपना कोट उठाकर पलटा। सानिया उसके पीछे जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। वो रेस ड्राइव करता घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में जाकर टाई की नाट ढीली करते कोट काउच पर उछाला। सानिया की बातें उसके जहन में घूम रही थी। वो कभी उसकी मासूमियत ख़त्म करना नहीं चाहता था और ना ही वो उसका इस्तेमाल करना चाहता था। अगर कोई बात थी जो उसे अब्रिश की जानिब खींचती थी। वो अपनी कनपट्टी को उंगलियों से मसल रहा था कि अब्रिश कमरे में दाखिल हुई। उसे सारा ने ज़बरदस्ती तैयार किया था। सारा को डर था कि हनैन फिर सारा की जानिब नामाइल हो जाए। वो आज बिल्कुल अलग लग रही थी। बाल कंधों तक आ रहे थे, सफ़ेद रंग की चिकनकारी की थी, साथ में हम रंग शलवार और लाल दुपट्टे में वो हसीन लग रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप किया गया था जो उसे मज़ीद हसीन बना रहा था। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो एक आम लड़की की तरह चाहती थी कि हनैन सिर्फ उसे देखे और चाहे। जब ही अपने आम तौर बनाए गए लापरवाह से हुलिया को उसने आज दिल किया था। उसका मासूम ज़हन हनैन को शौहर तस्लीम कर रहा था। किससे पूछकर तुम इतना तैयार हुई? किसके लिए तैयार हो इतना? वो उसे सर पैर देखते सुलग कर बोला। मैं तो आपके लिए तैयार हुई थी, अच्छी नहीं लग रही। उसका चेहरा उतर गया। हनैन एक जस्त में उस पहुंचा, उसके बाजू को अपने गिरफ्त में लिया। क्यों मेरे लिए?
मेरे लिए क्यों हुई थी यार? मैंने कहा था क्या तुम्हें ये सब करने के लिए? वो नहीं चाहता था कि अपने वक्ती जज्बातों के हाथ मजबूर होकर उसके नज़दीक जाए और फिर उसे छोड़ दे, क्योंकि वो जानता था कि अबरिश उसके साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी। नहीं, पर बीवियाँ शौहर के लिए तैयार होती हैं तो वो उँगलियाँ आपस में उलझाते हुए बोली। हनैन अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ी, उँगली उसके सुर्ख गालों पर फेरी तो उसकी नरमाहट से दिल धड़कने लगा। तुम्हें पता है बीवी होने का असल मतलब क्या होता है? उसने अबरिश का चेहरा थोड़ी पकड़कर ऊँचा किया। हाँ, जो साथ रहते हैं। नहीं पता, जब ही मैं नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारी मासूमियत ख़त्म हो। उसने तंज़िया कहा। अबरिश के सर पर से बात गुजर गई थी। हनैन की निगाह उसके चेहरे से होती हुई बालों पर फिसली। गुस्सा एक बार फिर औद आया उसके। अबरिश के बालों को मुट्ठी में जकड़ा तो वो सिसकी। तुमने बाल किससे पूछकर छोटे करवाए हैं? वो सानिया आपी के बाल देखे थे, मुझे लगा आपको पसंद है। तुम्हें किसी को देखकर खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं ये चाहूँगा कि तुम ऐसा कोई कदम उठाओ जिससे तुम मेरे अताब का शिकार हो। उसकी गिरफ्त पर वो कराही। हनैन प्लीज़ मुझे अपना हुलिया दुरुस्त करो। और 1 मिनट में उसने अबरिश के लबों पर लगी लिपस्टिक अंगूठे की मदद से मस ली। अबरिश को अपनी सारी तैयारी ज़ाया होती महसूस हुई। रोते हुए वॉशरूम में आज हमें शादी में जाना है, सबने कहा है अपनी बीवी को लाजमी लाना, वहाँ ज़रा सबके साथ ठीक से रहना। उसने अबरिश दी। मैं क्या पहनूंगी? वो परेशान सी बोली। वहाँ ड्रेस वहाँ ड्रेस को है साड़ी लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए ब्लैक सूट। देखो तुम्हारे कपड़ों में कोई साड़ी मौजूद होगी। उसने कहा तो अबरिश ने साड़ी ढूंढ कर निकाली। स्याह साड़ी पर सिल्वर नगीनों का काम उस साड़ी को दीदा जेब बना रहा था। वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। हनैन तैयार होकर आ चुका था, मगर अबरिश अभी तक साड़ी से उलझी हुई थी। अबरिश हम लेट हो रहे हैं। उसने निकाह उठाकर देखा तो निकाह पलटना भूल गई। सियाह रंग उसके सुर्ख सफ़ेद रंगत पर जच रहा था। मुझसे ये नहीं बंध रही। उसने साड़ी को उल्टा सीधा लपेटा हुआ था। हनैन लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी और उसके करीब बांधने का तरीका यूट्यूब पर लगाया। उसने अबरिश का पल्लू नीचे सिरकाया तो उसकी पतली कमर उसकी निगाहों के सामने घूमी। हनैन के दिल की धड़कन बढ़ी। उसने जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके बांधना शुरू कर दी। उसका ज़बत अबरिश की गर्दन पर मौजूद तिल को देखते जवाब दे गया। वो उसकी गर्दन पर झुका और अपने लबों से उसकी गर्दन पर निशान छोड़ने लगा। तशनगी मज़ीद बड़ी, दांत की उसकी गर्दन पर गाड़े। छोड़े मुझे, मैं सबको बताऊंगी आप मुझे काट रहे हैं, डरे कोला की तरह। वो अपना आप उसकी गिरफ्त में आज़ाद करवाने की कोशिश करते हुए बोली। अबरिश ने अपने नाखून उसके हाथ पर गाड़े। वो जैसे होश में आया। उसकी बात सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ा। मैं तुम्हें काट नहीं रहा था। हाँ, आप मेरा खून पीना चाहते हैं, मुझे पता चल चुका है, मैं भाई को बता दूंगी। खबरदार तुमने किसी को कुछ भी बताया तो बहुत बुरा पेश आऊँगा मैं। चलो अब वो खुद को कुछ। जिस वक्त वो जज्बात में आकर बह गया था, वो खजल होता बाहर की जानिब चला गया। अबरिश भी अपनी हालत दुरुस्त करते उसके पीछे भागी। आज हनैन के वालिदैन उम्रे से आ चुके थे, सब में बैठे हुए थे। मुझे हनीमून पर जाना है सब के साथ, उसने सबके सामने कहा तो पानी पीते हनैन को फंदा लगा। हनीमून होता क्या है? साइदा बेगम लब दबाकर मुस्कुराई। मेरी कॉलेज की दोस्तें गई हैं, मुझे भी जाना है सबके साथ हनीमून पर। वो मज़े से सारा के कंधे टिकाए बोली। लगता है बीवी नहीं बच्ची गोद में ले ली है। वो चल कर बोला। उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था। अंकल ये डांटे हैं, वो मुंह फुलाकर बोली। मत डांटो इसे, इशफाक साहब ने उसे डांटा। अबरिश तुम चुप कर रही हो या नहीं? चलो अभी। इससे पहले वो मजीद कोई बात कहती हनैन ने उसे उठने का। वो कह रही है तो ले चलो, मगर तुम दोनों अकेले जाना, हम कभी बाद में चले जाएंगे। साजिदा बेगम ने कहा मुझे बहुत काम है, मुझे नहीं जाना अम्मी। वो झंझलाया। मेरी बहू को जाना है यानी तुम है, तैयारी कर लो अबरिश। या हो, अबरिश ने नारा लगाया। सारा भी उसके जाने से खुश थी। तुम्हें मैंने मना किया था किसी के सामने कोई बात करने के लिए, मगर अब तुम्हारी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। वो दोनों इस वक्त मरी के एक होटल में मौजूद थे। हनैन ने कमरे को देखा जो निवाली वेड कपल के लिए सजाया गया था। जगह जगह फूलों की खुशबू बसी हुई थी। पर मुझे सबके साथ आना था। मुंह पर कपल जाते। इडियट, आप मुझे इडियट कह रहे हैं? वो मुंह खोल कर बोली। हाँ, आप मुझे सोने दो। वो सारे फूल बेड से गिराकर सफ़र की वजह से जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो चुका था। अबरिश ने धमकी से उसे देखा। बाहर खिड़की से गिरती बर्फ़ देखते वो बाहर की जानिब भागी। कितनी ही देर वो बर्फ़ में खेलती रही। जोश में आकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती दूसरे रास्ते की तरफ आ चुकी थी। शाम कह रहे हो रहे थे, मगर वो माहौल में मगन हर चीज़ देखते खुश हो रही थी। आज से पहले वो कभी ऐसे घूमने नहीं आई थी। उसने जैसे आसमान की तरफ देखा तो वक्त का एहसास हुआ। वो वापस मुड़ी, मगर मौजूद पत्थर से टकराकर उसका पैर फिसला और रोड के बराबर में मौजूद जगह पर गिर गई। उसकी चीख निकली। उस रास्ते पर शाम के वक्त कोई मौजूद नहीं था। वो मदद के लिए आवाज़ें देने लगी, मगर नहीं आया। 2 घंटे उसे यूं ही ठंड में ठठरते हो चुके थे। हनैन की आंख खुली तो उसने वक्त देखा। 3 घंटे गुजर चुके थे। वो जल्दी से उठा और हर जगह अबरिश को क्या, मगर वो होटल में नहीं मिली। रात हो चुकी थी। वो होटल स्टाफ की मदद से इधर उधर के इलाके में उसे ढूंढने लगा। आधे घंटे मुस्तकिल ढूंढने के बाद उसके कदमों की आवाज़ की नकात ज़दा आवाज़ सुनाई दी।
وہ یہی ہے، آپ سب آ کر میری مدد کریں نکالنے میں۔ وہ چلایا تو ٹیم اس کے ساتھ آئی۔ لوگوں کی مدد سے وہ ابریش آ چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، اسے دیکھتے ہی ابریش نے اس کی باہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر کو بلائی، یہاں کوئی ہاسپٹل ہے کیا؟ وہ پریشان سا بولا، نہیں سر، اس وقت یہاں کوئی ڈاکٹر ملنا بھی مشکل تھا، لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے راستے تھے۔ وہ ابریش کو گود میں اٹھاتے ہوئے کمرے میں لایا اور بیڈ پایا۔ اس کی سانسیں سنی تو مدھم تھی، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے رہی ہوگی، یہی سوچتے حنین کو اپنی لاپرواہی پر افسوس ہوا۔ وہ پریشان سے اس کے ہاتھ پیر رگڑنے لگا، مگر اس کے وجود میں کوئی جمبل۔ اس نے سوچا تھا کبھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، مگر اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ وہ معصوم اور کم عمر تھی، اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد اسے چھوڑ دے۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ حد نہیں۔ اس نے اپنی ناک ابریش کی ٹھنڈی ناک سے اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ اس کا سویٹر اتار کر دور اچھالتے وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھتا، گرمائش کا احساس دلانے لگا۔ اپنے پیروں کو اس کے پیروں سے رگڑتے وہ اس کے جسم میں حرارت منتقل کرنے لگا۔ ابریش کے ہاتھ پیر برف کی مانند ہو رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا، اس کی قربت کے لیے کب سے لپکتے تو آج کو یہ راحت ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خماری اتر آئی، وہ سارے شرم کے پردے گراتے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ رات ایسا سرکتی ان دونوں کا ملن مکمل کر رہی تھی۔ صبح کا اجالا جیسے نکلا، اپنی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کی نظر اپنے ساتھ سوئے حنین پر پڑ گئی۔ وہ شرٹ کے بغیر لیٹا ہوا تھا۔ رات ہوئے واقعات آہستہ آہستہ اسے جاگے۔ اس نے اپنے جسم پر موجود اس کی شرٹ کو دیکھا تو دل زوروں سے دھڑکا، چہرہ یکلخت سرخ۔ حنین نے اٹھ کر اسے دیکھا جو پریشان سی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے تو کل کچھ اور پہنا تھا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کل تم برف میں گر پھر وہ شرارت سے ابرش کے چہرے پر ہوائیاں آڑ ہوئیں۔ پھر میں تمہارے قریب آیا، کپڑے چینج کروائے۔ اس کی بات پر ابرش سر دوپہر سرخ ہوئی۔ اب میری شرٹ واپس صبح ہو گئی ہے۔ حنین نے انگلی پہلے بٹن پر رکھی۔ ابرش نے زور شور سے سر نفی میں ہلایا۔ پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی تمہیں ہا بھی نہیں اور تمہیں شرم آنے لگی ہے، یہ اچھی بات نہیں محترمہ، قریب آ تو ساری شور کر دو۔ اس نے ابرش کو کھینچ کر اپنے ہاتھ پر لٹکایا۔ اس کا سر سیدھا ہونے سے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ واضح تھی جو تم دیکھ نہیں پائی، مگر آج دیکھ لو، دل مضبوط کر لو میری چھوٹی سی مسز۔ اس کی ناک کو اپنی ناک سے رگڑا۔ ابرش کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے نہیں دیکھنا، پلیز جانے دیں۔ اس کے بدلتے تیور ابرش کو گھبراہٹ اور خود میں مبتلا کر رہے۔ شش میں رہا۔ اس نے ابرش کو پیار کرتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ یہاں اس کی تشنگی مزید بڑھی۔ ابرش کی زحمتیں اس کے آگے دم توڑتی چلی گئیں۔ میں بہت اپسیٹ تھی، تم باتوں کی معافی مانگ رہی ہوں، مجھے اندازہ ہے مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اب خوش ہوں ابرش کے ساتھ، وہ معصوم سے بہت، اس کی یہی بات میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ میں تم سے ملنے بھی آتا اگر تم اتنا انسسٹ نہ کرتی۔ وہ ارسلان بولا، تم میرے اچھے دوست ہو، میں چاہتی ہوں تم اور میں ایسے ہی رہیں۔ ثانیہ مسکرائی ہوئی پہلے ابرش حنین کی یہاں موجودگی کا بتا چکی تھی۔ سارا کے ساتھ ریسٹورینٹ، تم کچھ آرڈر کرو پھر ہم چلیں گے۔ نہیں، میں چاہ رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے جیسے اٹھا، سامنے ابرش اور تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ دل دل آئی۔ اس کا پلان کہا تھا، ابرش کے دل میں چھناکے کی آواز کے ساتھ تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، شاید بہت کچھ غلط تھا۔ ابرش میری بات سنو۔ اس نے ابرش کے قریب، حنین پلیز۔ وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل پارکنگ میں آ چکی تھی۔ بھائی ابھی بات نہیں کرے، وہ ٹھیک نہیں ہے، نے اسے بہت تکلیف دی ہے۔ سارا بھی بولنے سے پیچھے نہ رہی۔ میں نے نہیں کیا، وہ زیادہ ہی اپنا دماغ چلا رہی ہے جو تم دونوں، اس سے پہلے مجھے مزید غصہ۔ انہیں کہہ کر وہ اپنی کار کر بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور ان دونوں کو لے آ چکا تھا۔ حنین بھی گاڑی واپس موڑ لی۔ وہ 2 دن سے بالکل چپ تھی۔ جب سے اس نے حنین کو ثانیہ دیکھا تھا، اس کا دل بری طرح خراب ہو جا۔ حنین بھی آفس کے کاموں میں مصروف وجہ سے اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں ڈھال سے ایک جگہ لیٹی ہوئی تھی، فائل سے نکال کر اس کی جانب آیا اور ہاتھ آ کر اس کے ماتھے کو چھوا جو تپ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ابرش؟ کیا آئی ہے تم نے؟ امی بھی اتنی بار مجھ سے تمہارا چکی ہیں۔ آپ میری فکر مت کریں، آپ اپنے ڈنر ارینج کریں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے نے سخت تیوروں سے اسے گھورتے اس کا بازو پکڑ کر واپس بیڈ پر بٹھا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ بس ایک بات کرنے کے لیے مجھ سے ملی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہارے قریب آیا ہوں، میں نے اس سے ٹھیک سے بات کی، وہ میری کولیگ اور دوست ہے، سب چیزیں ختم نہیں ہو جائیں۔ وہ معافی مانگ رہے، بس میں کب کچھ کہہ رہی ہوں۔ وہ نروٹے پن لی، تو پھر اپنا موڈ کرو۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرا موڈ ٹھیک ہے، آپ پلیز مجھے وقتی طور پر اپنے قریب مت کریں، بھی ہوں، میرا فرض ہے، مگر میں کوئی کھلونا نہیں ہوں۔ تم میری ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، کون سکھا رہا ہے تمہیں؟ اس نے ابرش کا جبڑا دبوچتے کہا۔ چھوڑے مجھے دھو رہا مشکل بولی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے جو تمہارے الفاظ مجھے پہنچا ہے۔ بیوی ہو تم میری،
हक रखूँ तुम पर, जब भी चाहूँ करीब आ सकता हूँ, कोई नहीं रोका मुझे, पता कि तुम भी नहीं। वो दबा-दबा चिल्लाया। अबरिश का सजन उस पर था, वो अबरिश के चेहरे पर झुका, अपना सहारा उसमें मुंतकिल करने लगा। अबरिश ज़हनी दबाव और नढाल तबीयत जल्द ही होश उसकी बाहों में झूल चुकी थी। क्या हुआ? मैंने उसका चेहरा थपथपाया। अबरिश वो घबरा गया, उसे मोम की गुड़िया की मानद कर बेड पर लिटाया। शायद वो कुछ ज़्यादा हो चुका था, वो फ़ौरन से जाकर साहिदा को बुला कर लाया। क्या हो गया नाज़ बच्ची को? हनर को कॉल करो, उसकी नफ़स भी मदम वो अबरिश के हाथ पैर से हिलाने लगी। हनैन की पर चंद ही मिनटों में उसकी फैक्टर आ चुकी थी। डॉक्टर बहू ठीक तो है ना? साजिदा बेगम परेशानी से बोली। डॉक्टर नसीम सके करके गहरी सांस भरते पीछे हटी थी। हनैन भी वहीं खड़ा कान था। जी हाँ, खुशखबरी है, पर शायद इनके लिए खुशखबरी नहीं है। बहुत कम उम्र और आप लोगों को रखना चाहिए था इनका। डॉक्टर के सख्त पर हनैन को एक पल के लिए मिंदकी ने घेरा। डॉक्टर की आवाज़ इतनी कम, सिर्फ साजिदा बेगम और हनैनी से। हम ख्याल रखेंगे तो सब खैरियत हो जाएगा, साजिदा बेगम ने कहा और कमरे से निकल गई। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बस ठीक है। अचानक मुझे चक्कर कैसे आ गए हैं? कहीं मरने तो नहीं वाले आप? नहीं मर, छोटी से अब छोटे से बच्चे की अम्मा वाली है। व्हाट? मैं अम्मा बनूंगी यानी आप पापा बन जाएंगे? हैरत ज़दा सी बोली। हाँ नहीं रे अब्रश, अच्छा काम है, तुम आराम करो, मैं आ रहा हूँ। उसका इरादा अब किसी डॉक्टर सील से बात करने का था। उसका दिल बुझ गया, वो इस खुशखबरी से खुश नहीं। उसके पास था जिससे बांट सके। आकिब जब सा था बमुश्किल दो ही उससे अभी वो बात लेटी थी करता। कि उसका मोबाइल बजा, उसने कॉल उठाई, कॉल मत अभी वो उठाना लेटी प्लीज, हुई मुझे थी कि ज़रूरी उसका बात करनी मोबाइल है। जी कैमरा जबत से बोली। मुझे पता चला तुम्हारी प्रेगनेंसी का नैन ने मुझसे डिस्कस भी किया। देखो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मगर कुछ वजूहात की वजह से तुम्हारे करीब आ गया। अभी वो कह रही थी कि अबरिश बोल पड़ी। सानिया को नैन ने परेशानी में आकर अपने मिसाइल बता दिए थे, और अब सानिया इस बात का भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। जो हमारा पर्सनल मामला, अगर ये मामला पर्सनल होता तो मुझे पता नहीं होता। सिर्फ तुम्हारे साथ वक्ती था, हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो तुम्हें छोड़ देगा, पर अब तुम प्रेग्नेंट हो। वो जो बच्चा नहीं चाहता, वो इसे भी ख़त्म करने की बात करेगा। तुम खुद खुला ले लो। उसके हाथ से मोबाइल गिर चुका था। सानिया हेलो हेलो कर रही थी। अबरिश को नैन का परेशान चेहरा याद आया, जो डॉक्टर से मिलने के बाद हो गया था। वो खुश नहीं था खुशखबरी सुनकर। अबरिश को दिमाग फटने के करीब था। मोबाइल बंद हो चुका था, आंसू उसकी आंखों से रवां दमा थे। अभी उसने माँ बनने का एहसास भी सही तरह महसूस नहीं किया था, और नैन ये बात करने वाला था। वो उससे अलग हो जाती, मगर अपनी औलाद को कभी ना मारती। अभी वो रो ही रही थी कि नैन कमरे में, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? वो उसके पास ही बैठ के उसे अबरिश को ज़्यादा से ज़्यादा अबरिश के लिए मनाना था। अबरिश ने भीगी नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा। आप ये बच्चा नहीं चाहते, मैं नहीं चाहूँगा, तुम मान जाओगी? हाँ मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ वक्त गुजार कर रही। ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, और मैं नहीं चाहता कि अभी हम कोई बेबी प्लान करें। तुम जिद छोड़ दो, ठीक सोच रही थी मैं आप मुझे छोड़ देंगे जब ही आप मुझसे औलाद नहीं चाहते, मगर इससे पहले आप मुझे छोड़ दें, मैं आपसे खुला लूँगी, और अपनी औलाद की शक्ल तक नहीं देखने दूँगी। वो उठते हुए चिल्लाई, चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। खुला की बात पर अनैन का दिल ज़ब्त करके टूटा, और उसका हाथ अबरश के गाल पर छाप छोड़ता हुआ चला गया। वो हैरत से उसे देखने लगी। सानिया की सारी बातें सच लग रही थी। वो गाल पर हाथ रखे हुए बेयकीन नज़रों से हनैन पर टिकी हुई थी। हनैन लब भींच कर रह गया। हनैन, अबरिश गुड़िया कहाँ हो? वो दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आया। हाथों में फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। उसके आवाज़ सुनते अबरिश भागते हुए बाहर की जानिब अपने भाई को सामने देखकर वो झट से उसके गले लगी। भाई, उन्होंने मुझे स्टोर में बंद कर दिया था, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना? वो उम्मीद से आकिब की तरफ देखते हुए बोली। उसके गाल पर उंगलियों के छपे निशान देकर आकिब को अपने फैसले पर एक पल के लिए अफसोस हुआ था। तुम्हें मैंने अपनी बहन की हिफाजत के लिए सौंपा था, मगर तुम इसका ये हाल करोगे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं तो हैरान हूँ, तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसा करेगा। उसकी आंखों में तासुफ देखकर हनैन के दिल को कुछ हुआ। मेरी बात सुनो आकिब, जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं है। तुम जानते नहीं इसकी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हो जाता। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई थी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर ये इतनी बेवकूफ़ थी तो इसके साथ ऐसा रवैया रखने के तुम हकदार नहीं थे। मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है, मैं वापस आ गया हूँ, तुम बेहतर ऐसे छोड़ दो। अबरिश हनूज आकिब के साथ चिपकी हुई थी। उसका रुख आकिब की जानिब था। मैं उसका शौहर हूँ, मत बोलो। निकाह हुआ है, मजाक नहीं जो छोड़ दूँ। तुम्हारे कहने पर निकाह ज़रूर किया था, मगर तुम्हारे कहने से छोड़ नहीं सकता। तुमसे मैंने यही बात की थी, और अब अबरिश की ये हालत देखकर मैं अपने फैसले पर अटल रहूँगा। तुम इसे लावारिस समझ लिया था, मगर अभी इसका भाई जिंदा है, मैं अबरिश को नहीं छोड़ूंगा। वो दबा दबा गुर्राया, चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, चलो अबरिश। आकिब ने अबरिश का हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहा। तुम नहीं ले जा रही, बता दो अपने भाई को, ये मामला हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसने अबरिश का दूसरा हाथ थमाया। अबरिश ने घबरा कर हनैन को देखा, जो अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहा था। ऐसे मामला सुलझाओगे तुम ज़बरदस्ती से? अबरिश बताओ, क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो? हाँ बोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। अबरिश वो गुस्से से दहाड़ा तो अबरिश का दिल कांप उठा। तुम मेरे सामने मेरी बहन को धमका रहे हो। इसको बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। अभी ये हाल है, मेरे पीछे तो न जाने तुम इससे क्या रवैया अपनाते होगे। उसने अबरिश को हाथ झटके उसके गिरफ्त से आज़ाद की, इसलिए दहलीज पार करके अबरिश हड़बड़ाहट में घबराहट की वजह से कुछ कह नहीं पाई।
उसने दरवाज़ा पार कर लिया मगर पीछे से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगी। वो सारी रात अब्रेश के बारे में ही सोचता रहा। उसकी जान अहम थी। किसी भी चीज़ से वो बगैर एक लम्हा ज़ाया किए आकिब के घर पहुंच चुका था। अब्रेश के बगैर घर काट खाने को दौड़ रहा था। देखो आकिब, बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो मुझसे तलाक की बात कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया था। वो अब लाउंज में बैठा आकिब से मुखातिब था। गुस्से के बजाय वो तहम्मुल से बात कर रहा था ताकि मामला उसे समझा सके। वाट, गुस्सा आ गया था तो तुम गुस्सा छोड़ना चाहते थे, फिर अब तलाक की बात, गुस्सा आ गया और गुस्सा आया भी तो तुम्हें काबू में रखना चाहिए था अपना गुस्सा। आज तक मैंने इस पर सख्ती नहीं की। मेरी बात सुनो, इतने महीने में इसकी ज़िम्मेदारी सँभाली है तो मुझे यूँ नहीं कह सकते हो प्रेग्नेंट है, आके प्रेग्नेंट है। ये बात तो अब्रिश ने ही बताई। वो नहीं बताया कि ये प्रेगनेंसी उसके लिए ख़तरनाक है, मगर वो सुन नहीं रही है। वो कम उम्र है और कमज़ोर भी, जिसकी वजह से उसकी जान को भी ख़तरा है, मगर वो अब अबॉर्शन के लिए राज़ी नहीं हो रही है। तुम इसे ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हनैन। वो बच्चा इसका है जिसका फ़ैसला लेने का वो हक़ रखती है। तुम इसे ये बात प्यार से भी समझा सकते थे। तुम्हारा ये अमल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर अब्रिश तुम्हें माफ़ करके तुमसे राज़ी हो जाती है तो मुझे कोई मसला होगा भला? ठीक है, फिर मैं एक दफ़ा से बात करूँगा। वो अपनी जगह से उठा अब्रिश के कमरे में जाने लगा। ध्यान रहे अभी वो अपने भाई के घर में है तो अपना गुस्सा काबू में रखना। आँख ने हदायत दी तो वो सारी लाकर कमरे में गया जहाँ वो बड़े से भालू को गले से लगाए सो रही थी। हनैन को उसकी मासूम सूरत देखकर टूट कर प्यार आया, मगर उससे भालू जलन भी उसकी जगह लिए बैठा था। उसने अब्रिश के पास बैठकर उसके बाल सहलाते धीरे धीरे उसकी बाहों में भालू को आज़ाद किया। अब्रिश उठो, प्यार भरी आवाज़ से पुकारा। अब्रिश ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा तो खौफ के तासुरात चेहरे पर उभरे। हनैन को खुद पर जी भर कर गुस्साया। डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ अब्रिश। आप मेरे बेबी को मारना चाहते हैं? उसने कम्फर्टर सीने तक रखते हुए कहा। वो छोटी सी लड़की अपने बच्चे मामले में हाथ से ज़्यादा पॉजेसिव हो रही थी। अब्रिश, ये तुम्हारी भलाई के लिए नहीं, इसलिए नहीं ताकि मुझे जल्द अज जल्द छोड़ दे। वो रूहानसी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। अब ये बात मान जाओ, तुम्हारी जान बहुत अहम है मेरे लिए। हनैन ने उसका हाथ थाम कर उस पर बोसा देते हुए कहा। आपके लिए सानिया है, मैं उसकी कॉल आई थी मेरे पास। तुम्हें किसी की बकवास पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा है और मैं उसे अहमियत बता चुका हूँ। तुम उससे जेलस मत हो। मैं क्यों एक बांदरी सी जेलस होंगी? उसकी बात पर हनैन का कहका गूंजा। बिल्कुल, तुम्हें जेलस होना भी नहीं चाहिए। हम अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हनैन, मैं ये बच्चा नहीं खो सकती। ये खुदा ने हमें तोहफे की तरह दिया। इसे खोकर मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी? प्लीज़, अगर आप मान जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब्रिश ने उसे यकीन दिलाया तो हनैन राज़ी होगा। वो आने वाले वक्त को लेकर खौफ था, मगर अब्रिश की रजामंदी के बगैर वो कोई कदम नहीं उठा सकता था। अब घर चले? ठीक है, मगर आप मेरे सामने सानिया को ब्लॉक करेंगे। तुमने मुझे 14-15 साल का लड़का समझ रखा है जो कॉल पर उसे बात करूँगा, कर दूंगा ब्लॉक होके। उसने अकीदत से उसके माथे पर बोसा दिया। 9 महीने पूरे गुजर चुके थे। अब्रिश को अंदर वार्ड में थी जबकि हनैन बाहर ही टहल रहा था। ये वक्त सबके लिए मुश्किल था क्योंकि अब्रिश की जान को खतरा था। उसने इस अरसे में अब्रिश को फूलों की मानद रखा था, मगर अब जैसे सब कुछ उसके बस से बाहर था। इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आई। मेरी बीवी कैसी है? उससे बच्चे ज्यादा अब्रिश की परवाह थी। मुबारक हो, बेटी हुई है और आपकी मिसेज भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही साहिदा बेगम ने सबको मिठाई खिलाना शुरू की, जबकि वो किसी की भी मुबारकबाद वसूल किए बगैर अब्रिश के पास गया जो नडहाल से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपनी बेटी को भी नहीं देखा, बस अब्रिश के पास बैठकर उसका हाथों में लिए रो दिया। ये ज़िंदगी में पहली बार था वो जो किसी के लिए रो रहा था। मैं बहुत डर गया था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। अब हम कोई बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, आप रोए तो नहीं, कोई देख लेगा, देख ले, ताकि उसे एहसास हो कि मैं किस कदर परेशान था। हमारी बेटी को तो देखें। उसके कहने पर वो आंसू साफ करते हुए उसे बेबी को गोद में उठाकर उसके पास है धीरे से मुस्कुराते उसने दोनों को बारी बारी माथे पर बोसा दिया।